Organizational behavior studies the influence that individuals, groups, and structure have on behavior within the organization. Right? So organizational behavior क्या है? Organizational behavior studies the influence that individuals, groups, and structure have on behavior within the organization. मतलब क्या हुआ? मतलब वही जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देखता है किस चीज को कि हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और ये जो है ये किस लिए है? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को स्मूथ कर सकें फॉर वर्किंग. So its goal is to apply that knowledge toward improving an organizational effectiveness. आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पे काम कर सकें. That is organizational behavior, right? Next, so फोकल पॉइंट्स ऑफ ओबी कौन कौन से होते हैं जी? फोकल पॉइंट से क्या मुराद है कि की पॉइंट्स, वो फोकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां पे ओबी इफेक्ट करता है? जॉब्स, वर्क, एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट. ये सारे वो हैं फोकल पॉइंट्स जहां जहां ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्ट कर रहा होता है, जहां जहां ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन्वॉल्व होता है. Jobs, work, absenteeism, employment turnover, your productivity, your performance, management, right? अब ये कुछ है जी, ये डिस्कशन शायद आपसे पहले भी हो चुकी है लेकिन इसको हम रिपीट करते हैं. Complementing intuition with systematic study. Intuition क्या होती है जी? Intuition आपने बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये है क्या? Intuition is your gut feeling. आपकी गट फीलिंग है जो आपके बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है. ठीक है. योर गट फीलिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ योर बिहेवियर. आपकी गट फीलिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स. आप पहले से उसको गट फील करते हैं कि ये होने वाला है, या ये हो सकता है, या इसके रिस्पॉन्स में ये होगा. राइट. एंड सिस्टमैटिक स्टडी इंप्रूव्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट बिहेवियर. अब वो गट फीलिंग और साथ ही साथ सिस्टमैटिक स्टडी. ठीक है. गट फीलिंग्स हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है. और सिस्टमैटिक स्टडी क्या है जी? कि ये किस लिए है? टू इंप्रूव एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट बिहेवियर. इट assumes behavior is not random, right? Fundamental consistencies underlie behavior, and these can be identified and modified to reflect individual differences. आपको याद होगा, अब आप इसको जरा अगर रिलेट करें कॉन्फ्लिक्ट का, मैंने आप ही की क्लास में शायद टॉपिक पढ़ाया था. अगर आप इसको कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करें तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह से इफेक्ट करता है. अब सिस्टमैटिक स्टडी एग्जामिन्स रिलेशनशिप्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स, right? It attempts to contribute cause and effects, and it bases conclusions on scientific evidence, on data gathered under collected conditions. Data is measured and interpreted in reasonably rigorous manner. देखिए, अब इसको आसान लफ्जों में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोबारा से. देखिए, इंट्यूशन है वो आपकी गट फीलिंग्स जो आपको बिहेवियर के बारे में है. सिस्टमैटिक स्टडी क्या करती है? इंप्रूव करती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को और प्रिडिक्ट करती है आपके बिहेवियर को, एक्सपेक्टेड बिहेवियर. अब उसी बेस पे देखिए, इट एग्जामिन्स, ये सिस्टमैटिक स्टडी का आपको फायदा क्या है? इट एग्जामिन्स रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स. और ये किस चीज को चेक करती है? ये एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, कि किस चीज का क्या इफेक्ट होगा. यानी देखिए ना, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, तो वो जो प्रिडिक्शन है वो किस चीज पे कर रहे होंगे? आप देख रहे होंगे कि किस तरह से किसी चीज का इफेक्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कॉज और इफेक्ट. कोई कॉज है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इस इफेक्ट पे या इस रीजन पे कोई किस तरह से बिहेव करेगा. दैट इज कॉज एंड इफेक्ट. ओके.
Evidence-based management. It complements your systematic study, bases decisions on the best available scientific evidence, and forces managers to become more scientific in their thinking. More scientific in their thinking means you should be accurate, you should be calculated. If you're taking risk, your risk should be calculated. Okay, I don't want to go on this. Okay, challenges and opportunities for organizational behavior. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को वो कौन से डिफरेंट चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, उसमें से वन कैन बी रिस्पॉन्डिंग टू इकोनॉमिक मेजर्स, राइट, रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, मैनेजिंग वर्कप्लेस डाइवर्सिटी, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस, इंप्रूविंग पीपल स्किल्स. अब ये सारे पॉइंट्स आप एक एक करके देखें कि आप इसको इसमें क्या रिफ्लेक्शन नजर आ रही है. आपको नजर आ रहा है कि जी रिस्पॉन्डिंग टू इकोनॉमिक प्रेशर्स क्या मतलब है. आपके एम्प्लॉयज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इकोनॉमिक प्रेशर्स को रिस्पॉन्ड कर रही है और उसका आपके एम्प्लॉयज पे क्या इफेक्ट आ रहा है. रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, who will respond to globalization? Your employees, your team, right? And it will have effect on their behavior. So these are different challenges and opportunities. Somebody will take it as an opportunity, somebody will take it as challenge. If somebody is taking it as challenge, of course it will become opportunity for him. But if somebody is having threat on it and is not actually using it in his favor, or if he or she is not taking it challenge, then this will become a problem for them. So responding to economic pressures, responding to globalization, managing workplace diversity. Diversity is what? People with different background, people with different trainings, different information are working together. So managing workplace diversity, improving customer service, improving people skills, stimulating innovation and change, coping with temporariness, working in networked organizations, helping employees with work-life conflicts. ये बहुत important है जी, very important. Work-life conflicts. When you will start working, you will see that it's very difficult, and if your manager is not supporting you in that, or if your organizational CEO is not supporting you in that, then it is a major problem, ladies and gentlemen, right? The reason being, if you are working more in work, you are having a problem at your life. So work-life balance is very critical. So helping employees with work-life conflicts, you help your employees in managing their work-life conflicts, or creating work-life balance, improving ethical behavior, right? Now you can relate your ethics with it. So improving ethical behavior, these all are challenges and opportunities for you in organizational behavior. Responding to economic pressures, जो हमने economic pressures की बात की है. Effective management is especially important during tough economic times. Employees look to their managers to provide security during the instability of a recession. Boys and girls, now think about this pandemic of COVID-19, right? So responding to economic problems, responding to economic issues, right? So effective management from the manager, and you or I as employee will look at the manager to provide security during the instability of a recession. Few days back, I was talking to one of my friend who is working in a private organization,
and she was very afraid of, or she was very disturbed because one of her good colleague, her good subordinate, was forced to leave the organization because of this pandemic situation, and the organization actually wants to cut the cost, right? So responding to economic issues, right? Responding to economic issues, responding to economic pressure. So next is responding to globalization, increased foreign assignments, differing needs and aspirants in workforce, working with people from different cultures, domestic motivational techniques and managerial styles may not work in this case, because sometimes when you have diverse workforce and people from different cultures are working, so in different cultures people respond differently, in different cultures people behave differently, their working styles are different, right? Overseeing improvement of jobs to countries with low cost labor, managing workforce diversity. Workforce diversity, what workforce diversity is, organizations are becoming a more heterogeneous mix of people in terms of gender, age, race, ethnicity and sexual orientation. देखिए, organizations बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी की तरफ जा रही हैं, राइट? सम पहले कभी कुछ होता था कि आप सिर्फ जो है ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती थी कि मेल ओरिएंटेड हो जाती थी, या बहुत ज्यादा जो है वो स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक फीमेल्स को रखा जाता था। अब आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि बहुत सारी फीमेल मैनेजर्स भी नजर आएंगी आपको, बहुत ज्यादा आपको मिक्स नजर आएगा आपको। देखें, अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी ऐसे मुल्क की बात करें जहां पे बहुत ज्यादा नेशनैलिटीज हैं या बहुत ज्यादा लोग अर्निंग के लिए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इट इज नॉट ओनली इन टर्म ऑफ जेंडर एज, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ रेस एज वेल, इट इज इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी एज वेल, sexual orientation as well. For example, let me put you a simple example in terms of Pakistan. If you are working in Lahore, you will see more Punjabis working over here in Lahore, right? And if I'm talking about ethnicity, if you are working, or race as well, right? If you are working in Sindh or Karachi, you will see more Sindhis working over there. If you are working in Quetta, you will see more Balochis working over there, right? But if you see people working in Islamabad, you will see people with ethnicity of Sindh, Punjab, Balochistan, KPK. Every province is working over there, and you will see different nationalities also over there, because that is the capital of the country, right? So organizations are moving more towards the diversity. It depends on the area as well, but it is. So managing workforce diversity, it is becoming a critical point, but it is a good, I mean, if you are managing it successfully, if you are managing diversity successfully, it will help you a lot in getting new things, or in that they will bring new ideas to the organization. Yes. Diversity implications. You can look at the picture. Boys and girls with different ethnicity, with different, black, white, from different regions, you can see people that they are working together. So managers, okay, so managers have their philosophy from treating everyone alike to recognizing differences and responding to those differences in ways that ensure employee retention and greater productivity, while at the same time not discriminating. So you see, more role of manager comes here, then मैनेजर का रोल और बढ़ जाता है, राइट? मैनेजर का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं,
तो देखें, आप टेक योर सेल्फ एज अ मैनेजर। आप अगर मैनेजर हैं तो आप किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं, आप किस तरह से, आपको क्या करना होगा उस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, राइट? जैसे आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा है, डिफरेंट लोग आपको नजर आ रहे हैं। मैनेजर्स हैव टू शिफ्ट देयर फिलॉसफी, राइट? उनके थिंकिंग स्टाइल, उनको अपनी फिलॉसफी ही शिफ्ट करनी होगी। फ्रॉम ट्रीटिंग एवरीवन अलाइक, सबको एक जैसा ट्रीट करने से रुकना होगा। सबको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। हर बंदे की साइकोलॉजी डिफरेंट है, हर बंदे की फिलॉसफी डिफरेंट है, हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट है, राइट? सो आप सबको एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे और आप उनके डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे कि हर नेशनैलिटी है, हर रेस है, हर किसी की जो नीड है उसके डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज करें और फिर रिस्पॉन्ड करें सॉरी, और फिर रिस्पॉन्ड करें अकॉर्डिंग टू दोज डिफरेंसेस इन अ वे दैट इंश्योर एम्प्लॉय रिटेंशन। किस लिए? इस तरह से कि एम्प्लॉय की रिटेंशन इंश्योर हो और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्ट हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, while at the same time not discriminating। एट द सेम टाइम ये भी नहीं होना चाहिए कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट? So you're looking at the sensitivity of this organizational behavior, and you see manager's role is more important in this because you are controlling this organizational behavior. You have to this is where your role comes in. Improving customer service and people skills. Majority of employees in developed nations work in service jobs and they must know how to please their customers. अभी मेहरान ने इस पे बात की थी कस्टमर्स पे, ठीक है, वो एंगल आ गया जी। The majority of employees in developed nations work in service jobs and they must know how to please their customers. Service jobs में your interaction is direct with the customers. People skills are essential to succeed in today's organizations, right? People skills are more important and essential to succeed in today's organization. And if skills are that important, then boys and girls, you are going to graduate in a year. You should work on your skills. And now this is an era of information. You can register your courses online from different platforms, right? Coursera is giving campus Coursera for campus. You can register from there, right? You can register from different platforms. I mean from Harvard, from different platforms. जहाँ जहाँ कोई free option भी available है. Give thanks to this situation that these platforms are offering you free options where you can register your courses, right? आपको अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप एक तो यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो, आपका नहीं हो रहा, तो ऑन माय यूट्यूब चैनल देयर इज वन वीडियो फॉर कोर्सेरा रजिस्ट्रेशन, आप उसको भी देख सकते हैं और फ्री कोर्स रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ आप फ्री लेंगे ही नहीं, आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप अपनी सीवी में भी ऐड कर सकते हैं। स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज। देखिए, you all understand what innovation is, right? Innovation is coming up with something new idea, and with some research and executed within the organization. And when you are coming up with new idea, then of course you are bringing some change. So with flexibility, with quality improvement and staying competitive. देखिए, आप स्टिमुलेट करें इनोवेशन एंड चेंज को, बट विद फ्लेक्सिबिलिटी, विद क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड स्टेइंग कंपेटिटिव, कि आप कंपेटिटिव भी रहें, आप कंपीट भी करते रहें मार्केट में। यस, टेम्पररीनेस, ये क्या है जी? जॉब्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, skills need to be updated for workers. Of course, workers need to be able to deal with change,
employees need to be able to cope with flexibility, spontaneity and unpredictability. देखिए, jobs are constantly changing mean what? Because your IT is bringing revolution day by day, right? So you see, can you, I mean, you are in 15th years of your education. If you are studying 15 years back, so were you at that position, in a position to imagine even कि इस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी? जिस तरह से अब आप देखें, आपको प्राइमरी के बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है? तो आज से 15 साल पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं थी. सो ये आईटी रेवोल्यूशन है. अब देखें, टीचर जॉब इज चेंज्ड नाउ. टीचर इज टीचिंग यू ऑनलाइन. योर क्लासरूम सेटअप इज चेंज्ड नाउ. हम शायद पाकिस्तान को, शायद एक साल पहले भी पाकिस्तान में हम ऑनलाइन डिग्रीज को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह से दुनिया कर रही थी. और आप देखें, आपको बहुत सारा नजर आता है, ऑनलाइन डिग्रीज हो रही हैं, ऑनलाइन मास्टर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन इवन पीएचडीज ऑनलाइन हो रही हैं, राइट? आप अपनी अपनी जगह पे बैठ के बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं. तो ये सारे का सारा जो है आईटी रेवोल्यूशन है, जो जॉब्स चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली. और इसी तरह चेंज होने के साथ साथ यू नीड टू अपडेट योर वर्कर स्किल्स एज वेल. Skills need to be updated for workers to stay on target. Workers need to be able to deal with change. Employees need to be able to cope with flexibility, spontaneity and unpredictability. Working in networked organizations, managers must adopt their skills and communication styles to succeed in an online environment. वही बात आगे जी. Managers must adopt their skills and communication styles to succeed in an online environment. In today's world, in this pandemic situation, every organization is conducting meetings on Zoom, MS Teams, and on different platforms, helping employees handle work-life conflict. देखिए, look at this picture. Work-life conflict. One side, you're working and you're making money, and your time is going on. Your time is going on, right? The line between the work and non-work has blurred, and managers are increasingly dealing with conflicts that arise between work and life away from work. देखिए, ये इसको बड़ा अच्छी तरीके से लिखा गया है कि the line between the work and non-work has blurred. कि आपकी वो जो लाइन थी वर्क और नॉन वर्क में, वो ब्लर हो चुकी हुई है और आप उसमें क्लियर नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सा टाइम कहां पे देना है. And it is increasingly, and managers are increasingly dealing with conflicts that arise between work and life away from the work. ठीक है, ये अनबैलेंस जो है ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, उससे आपकी लाइफ जो है वो इफेक्ट हो रही है. हसीब, प्लीज कीप योर माइक स्विच ऑफ, क्योंकि आप बार बार मेरे उसमें आ रहे हैं, उसमें डिट्रैक हो रहे हैं. Thinking positive. Creating positive work environment can be competitive advantage. Yes, if you are successfully creating work environment positive, then it can become your competitive advantage. Even it's competitive advantage for your internal employees as well, because best of the best employee will come to your organization because of your work environment. Positive organizational scholarship is what? Positive organizational behavior it is. It examines how organizations develop human strengths, foster vitality and resilience, and unlock potential. Focus is on employees' strengths, not their weaknesses.
ओके, ये हम इसमें आगे डिफरेंट डिस्कशंस करेंगे. इसमें से कुछ चीजें हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी. इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स, ये इंपॉर्टेंट है जी, इस पे डिस्कस करना. ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स विद, अब मैनेजर्स के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं जी? इनसाइट्स टू इंप्रूव पीपल स्किल्स, लोगों की स्किल्स, एम्प्लॉयज की स्किल्स लगातार इंप्रूव हो. वैल्यूइंग द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, empowering people and creating a positive work environment. As I said you earlier, manager's role is more in organizational behavior, dealing with change in workplace, coping in the world of temporariness, creating an ethically healthy work environment. Right? Implications for the managers, challenge for the managers, what you should keep in mind. Organizational behavior's goal is to understand and predict human behavior in an organization. And you should give your managers training from time to time to cope with it. Fundamental consistencies underlie behavior. It is more important than ever to learn OB concepts for managers and your employees both. Both managers and employees must learn to cope with temporariness. So this was all about for this lecture of organizational behavior, introduction to organizational behavior.